हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित कविता हो गई है पीर पर्वत सी को पढ़ चुका है। आज उसकी प्रश्न उत्तर चर्चा की बारी है। तो मैं सभी बच्चों से यह कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक हो गई है पीर पर्वत सी कविता से संबंधित वीडियो यानी प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, क्योंकि मैंने वहाँ पर इस वीडियो का लिंक दिया है। तो आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देखकर पूरी कविता के अर्थ को समझ सकते हैं। प्रश्न उत्तर चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप पहले अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों को लिखेंगे, यानी मेरे वीडियो को सुनने के बाद आप जो है प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, उत्तर को नहीं लिखेंगे। सारे प्रश्नों को लिखकर स्वयं से उत्तर लिखने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि मैंने तो सारे प्रश्नों के उत्तर को बता दिया है। तो आप जब वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो आपको सारे प्रश्न के उत्तर तो समझ में आ जाएंगे कि आपको क्या लिखना है। लेकिन आपको कितना याद हुआ है यह जानने के लिए आपको पहले प्रश्न को उतार लेना होगा अपने कॉपी में, फिर आप प्रश्नों के उत्तर को स्वयं से लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको यह फ़ायदा मिलेगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, आप कितना उत्तर लिख सकते हैं। इसकी जानकारी आपको खुद से हो जाएगी, यानी आपके अपने की यानी स्वयं की जांच आप स्वयं करें। क्योंकि परीक्षा की तैयारी आपको कैसे करनी है, अगर आप इस बात को सोच रहे हैं तो मैं आपको जो बता रही हूँ आप उन सारी बातों पर अमल अवश्य करें। सिर्फ वीडियो को सुने ही नहीं, वीडियो को सुनने के बाद उसमें जो भी बातें कही जा रही हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं, उन सारी बातों को लिखने की चेष्टा अवश्य करें। ज़रूरत पड़े वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से सुनिए और पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझकर लिखने की चेष्टा अवश्य करें। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ। देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी दुष्यंत कुमार। प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न है, पीर शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, पीर शब्द से तात्पर्य जनता के दर्द पीड़ा से है। दूसरा, पर्वत सी शब्द में कौन सा अलंकार है? देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पर्वत सी यानी पर्वत के समान, यानी यहाँ तुलना की जा रही है। तो तुलना होने के कारण यानी सी का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की क्या विशेषता होती है? यहाँ पर तुलना की जाती है। जैसे यहाँ जैसा, समान, ऐसे शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे कहते हैं ना, उसका मुख चांद के जैसा है या चांद के जैसा सुंदर है, चांद के समान सुंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, क्योंकि किसी के मुख की तुलना की जा रही है, किससे? चंद्रमा से की जा रही है। पीर के पर्वत सी होने और पिघलने का क्या अर्थ है? देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, तो इसमें क्या अर्थ छिपा है? तो देखिए, पीर के पर्वत सी होने का तात्पर्य यह है कि आज़ादी के बाद बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पीर कैसे पर्वत बन गई है? पीर यानी दुख, पर्वत जो होता है वो विशालकाय होता है। तो दुख जो है क्या है? आज विशालकाय बन चुकी है। अब कोई छोटा मोटा दुख नहीं रहा। बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ मिला के ये दुख जो है पर्वत के समान बन चुका है। और पिघलने से क्या अर्थ है? तो पिघलने से यह अर्थ है कि अब समस्याओं को पर्वत की तरह पिघलना चाहिए। जिस तरह हिमालय से गंगा निकलती है, उसी तरह आम जनता के हृदय से भी संसार को सुख प्रदान करने वाली क्रांति की लहर जो है फूटनी चाहिए। तो क्या अर्थ है पिघलने का? अर्थ यहाँ पिघलना जैसे बर्फ़ का पिघलना, पर्वत का पिघलना, उन्हें पर्वत की तुलना जो है बर्फीले पर्वत, हम लोग जहाँ बर्फ़ होता है वही पर्वत कहते हैं। तो पर्वत में हम लोग सभी जानते हैं कि बर्फ़ पिघलती है, वही है पर्वत का पिघलना।
तो समस्या भी है, तो समस्या का भी अंत होना चाहिए। समस्या जब विराट रूप धारण कर ली है, समस्या जब पर्वत का रूप धारण कर ली है, तो जिस तरह से कवि ने कहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य के हृदय से भी इन समस्या को मिटाने वाले के लिए एक क्रांति की लहर फूटनी चाहिए। जैसे गंगा से हिमालय निकली, तो हिमालय क्या करती है? पापियों का उद्धार करती है ना, पापों का नाश करती है। ठीक वैसे ही हमारे हृदय से भी क्या है? क्रांति की लहर फूटनी चाहिए, निकलनी चाहिए। देखिए, पीर पर्वत सी क्यों बन गई है? इसका कारण क्या बताया है? शासक वर्ग, नेताओं और सरकार की उदासीनता, भ्रष्टाचार, लूट खसोट की प्रवृत्ति। तो पीर पर्वत सी यानी विशालकाय आज इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि हमारे समाज में शासक वर्ग हैं, नेताओं हैं, सरकार है, ये सब क्या जनता के प्रति उदासीन है, जनता की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देती है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैल गया है, लूट खसोट की प्रवृत्ति बढ़ चुकी है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए से कवि का क्या तात्पर्य है? देखिए, कवि यह चाहते हैं कि जनता की समस्याओं को यथाशीघ्र सुलझाना चाहिए। जनता के कष्ट सहने की सीमा पार हो चुकी है, अब परिस्थिति को बदलने के लिए आवाज उठाना होगा। अगला प्रश्न, पीर पर्वत सी में कौन सा अलंकार है? देखिए, पीर पर्वत सी, अब यहाँ पर आपको पहले पर्वत सी बताया गया था, अब यहाँ क्या जुड़ गया है? पीर। तो यहाँ पर प है, यहाँ भी प है, दो बार प का प्रयोग है, तो यानी प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर था वर्णों की आवृत्ति होती है। देखिए, अगला प्रश्न, दीवार शब्द किस बात का, किसका प्रतीक है? दीवार शब्द किसका प्रतीक है? तो दीवार शब्द किसका प्रतीक है? अमीरी और गरीबी, शोषक और शोषित के बीच के अंतर को प्रकट करता है। दीवार क्या करता है? अंतर बताता है ना, बीच में भेद उपस्थित करता है। अगला प्रश्न, यहाँ किन शर्त की बात कही गई है? तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान हमारे नेताओं ने यह शर्त रखी थी कि हमारे देश में भ्रष्टाचार और शोषण की दीवार गिरा दी जाएगी। यानी देश में जब आज़ादी चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, और आज़ादी पाने के बाद हमारे नेताओं ने क्या यह शर्त रखा था कि हमारे देश से भ्रष्टाचार दूर होगा, हमारे देश की आम जनता की समस्याएं दूर होगी। लेकिन क्या हुआ? जातिगत भेदभाव, अमीर गरीब, शोषक शोषित के बीच भेद को समाप्त कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि सारा भेदभाव दूर हो जाएगा, अमीर गरीब का, ऊंच नीच का, शोषक शोषित का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना। बुनियाद से कवि क्या कहना चाहता है? देखिए, आज सर्वहारा वर्ग राजनीतिज्ञों के छल कपट से भलीभांति अवगत हो चुका है। अमीर और गरीब के बीच की दीवार हिलने लगी है, परंतु अब शोषण की बुनियाद को हिलाना होगा। यानी बुनियाद से कवि ने इशारा किया है शोषण की बुनियाद, कि हमारे देश में जो शोषण की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी जड़ को हिलाना होगा। बुनियाद यानी जड़। देखिए, लाश से कवि का क्या तात्पर्य है? उसे भी हाथ लहराते हुए चलने क्यों कहा जा रहा है? तो लाश से कवि का इशारा उन व्यक्तियों की तरफ है जो अत्याचार और अनाचार को देख कर भी मौन है, उन पर किसी भी घटना या बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे भी हाथ लहराते हुए चलने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि इस विद्रोह में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। समाज में आमूल चूल माने सिर से जड़ तक परिवर्तन लाने के लिए लाश बने व्यक्ति को भी सक्रिय होना होगा। यानी हाथ लहराने का अर्थ क्या हुआ? सक्रिय होना। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि चारों तरफ इतनी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट की प्रवृत्ति है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या करते हैं? मौन रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए मौन रहते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोग जो है बेवजह भी मौन रहते हैं, उन्हें इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कवि का कहना है कि नहीं, हमें इन समस्याओं को मिटाने के लिए सबकी भागीदारी चाहिए, हर व्यक्ति को सक्रिय होना होगा। लाश बने रहने से इन समस्याओं का अंत नहीं होगा। आम आदमी लाश क्यों बन गया है? तो आम आदमी इसलिए लाश बन गया है कि उसके पास अभाव है, कुंठा है, गरीबी है। इसके कारण जो है आम आदमी एक लाश की तरह बन चुका है। हाथ लहराने का क्या अर्थ है? हाथ लहराना यानी अपना मत देना, अपनी भागीदारी बताना। तो कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि चेतावनी, चुनौती, संघर्ष एवं उत्साह। जनता जब संगठित होकर विरोध करेगी तभी परिस्थिति में परिवर्तन संभव है। अगला प्रश्न देखिए, कवि का क्या मकसद है?
कवि का मकसद यह है कि व्यवस्था में परिवर्तन, यानी हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव होना चाहिए। परिवर्तन यानी बदलाव। परिस्थिति में बदलाव लाना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ हो हल्ला या हंगामा करने से परिस्थितियाँ नहीं बदलेगी। यानी देश की व्यवस्था में बदलाव लाना होगा, देश की जो परिस्थिति है उसमें बदलना होगा। सिर्फ हल्ला करने से, चिल्लाने से काम नहीं बनता है। हमें समाज के परिस्थितियों को बदलना होगा, समाज की व्यवस्था को बदलना होगा। यहाँ कवि किस आग की बात कर रहा है? तो व्यवस्था के प्रति आक्रोश की आग की बात कही गई। यानी देश में जो भ्रष्टाचार, लूट खसोट की प्रवृत्ति है, ये जो सरकार की व्यवस्था बन चुकी है इस तरह से, इसके प्रति जो मनुष्य के मन में आक्रोश है उसे ही आग कहा गया है। कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि परिवर्तन लाने में सबकी भागीदारी हो, हर किसी को विद्रोह करनी चाहिए, पूरे देश की जनता में जागृति फैले। कवि क्या चाहते हैं? पूरे देश की जनता जागृत हो। किसी एक आदमी के विरोध करने से परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर क्रांति की लहर फूटनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी कविता किस विधा की रचना है? विधा माने किस तरह की रचना है? तो ये क्या है? गजल है। अगला प्रश्न, यह कविता दुष्यंत कुमार की किस मूल रचना से ली गई है? तो ये है साए में धूप। अब मैं दो बड़े प्रश्न का उल्लेख कर रही हूँ, इसका उत्तर आप सहज रूप से ही लिख पाएंगे। अगर आप मेरे कविता के अर्थ वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा प्रश्न का उत्तर जो है लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न है, हो गई है पीर पर्वत सी कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखें। इसे कविता के अर्थ को समझकर आपको लिखना होगा। दूसरा है, हो गई है पीर पर्वत सी कविता में जनता के किस पीड़ा व्यथा का उल्लेख किया गया है, इसे समझाते हुए कवि के विचारों को अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पर भी कविता के अर्थ को आपके लिए जानना जरूरी है, और इसके साथ साथ मैंने जो प्रश्न उत्तर चर्चा आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का यह प्रश्न उत्तर चर्चा विषय आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आप विषय को अच्छी तरह से अगर समझ गए हैं तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो अवश्य करें कि आपको कितना समझ में आया, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो तभी मुझे पता चलता है कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा और आपने कितना समझा है। तो जो बच्चे नए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।